नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल में। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब जो है मैं जो सीरीज लेकर के आ रहा हूं, ये मेरे चैनल पर कोई नया नहीं है। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो वो इस सीरीज से परिचित होंगे। रोज अभ्यास तो परीक्षा पास, जो कि डेली प्रैक्टिस सेट के नाम से भी आता था, जिसमें मैं क्या करता था 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आता था और उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देता था। मतलब कि एक एक क्वेश्चन से 8-10 फैक्ट निकाल लेता था। क्वेश्चन तो होते थे 10-12, लेकिन उससे आपको 50-60 फैक्ट जानने को मिलता था। हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करते थे। और ये जो चीज़ है आपके सीजीपीएससी के एग्जाम और सीजी व्यापम के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी काफ़ी सारे बच्चों ने सीजीपीएससी का प्रीलिम्स दिलवाया होगा और काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा उसमें प्रदर्शन किया होगा। लेकिन जिसका भाई नहीं हो पाया वो बिल्कुल निराश ना हो। हम जो है अभी से शुरू करेंगे इसकी तैयारी, ठीक है। और जो सीजी व्यापम की आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे में लगे हैं, क्योंकि सीजी व्यापम ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें उसने बताया है कि वो इस साल कौन कौन से परीक्षाएं आयोजित करवाएगा, जिनमें कुछ काफ़ी दिनों से वेट किया जा रहा था, जैसे कि एडीईओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी, काफ़ी समय से उसकी प्रतीक्षा में थे लोग, ठीक है ना। आप सभी उसका इंतजार कर रहे थे, तो वो भी जो है इस साल एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और भी बहुत सारे वैकेंसीज जो है आने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन का आप वेट मत करिए। आप जो है अभी से तैयारी में जुट जाइए। और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए मैं तो हूँ ही, और रोज हम 10-12 क्वेश्चन देखेंगे तो आपका जो है एक महीने में 300-350 क्वेश्चन आपको निकल जाएगा, ठीक है। और उसमें भी हम जो है एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डीप में आ, उसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, हम लोग इसको मतलब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, किस जिले में घोटपाल मेला लगता है? तो देखिएगा, मेला मढ़ई आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चाहे आप सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीजी व्यापम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेला मढ़ई से तो भाई एक क्वेश्चन तो पक्का है, ठीक है। अभी तक जो राजिम मेला कहाँ लगता था, कब लगता था, ये सारा चीजें तो भाई पुराना हो गया, सभी को पता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम हो, वो जो है छोटे छोटे जो मेला मढ़ई हैं, जो स्थानीय स्तर पर बहुत ज्यादा फेमस है, वैसे चीजों को भी पूछ रहा है, ठीक है। तो आप जो है देखिएगा, जितने भी मेले मढ़ई हो रहे हैं स्थानीय स्तर पर भी, उनको भी जो है आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो बात करें घोटपाल मेला की, तो घोटपाल मेले का जो आयोजन है, ये होता है भाई अ, दंतेवाड़ा जिले, दंतेवाड़ा जिले का एक ब्लॉक है गीदम। ध्यान रखेंगे, दंतेवाड़ा ब्लॉक में सॉरी दंतेवाड़ा जिले में एक ब्लॉक है गीदम। तो दंतेवाड़ा जिले के गीदम ब्लॉक में यह मेला लगता है। वहां पर जो है ये गांव है घोटपाल, ठीक, गांव का नाम है घोटपाल गीदम ब्लॉक का। तो वहां यह मेला लगता है। और ध्यान रखेंगे, दक्षिण बस्तर में आयोजित होने वाला पहला मेला, ठीक, दक्षिण बस्तर में आयोजित होने वाला पहला मेला। इसके बाद जो है मानसून तक मेले मढ़ई का आयोजन होता है, ठीक। मैंने क्या बोला, दक्षिण बस्तर में आयोजित होने वाला पहला मेला घोटपाल का मेला। यह मेला जो है केवल मंगलवार के दिन ही लगता है, फरवरी माह में, ठीक। वो जो माघ का जो महीना है, उसमें मंगलवार के दिन जो है यह मेला लगता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माघ या फागुन, ठीक, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन वैद राज के नाम से भी जाने जाते हैं? भाई करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन वैद्य राज के नाम से जाने जाते हैं? इनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो वैद राज के नाम से कौन जाने जाते हैं, ध्यान रखना। इनको हाल ही में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, ठीक। पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है वर्ष 2024 में, ठीक है। इनको अब वैद्य राज्य बोला जा रहा है, मतलब कि भाई कोई वैद्य होंगे, जड़ी बूटी वाले काम करने वाले होंगे ना, ठीक। तो नाम याद रखना है, हेमचंद मांझी, हेमचंद मांझी, वैद्यराज हेमचंद मांझी, जिनको जो है 2024 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है नारायणपुर जिला के रहने वाले हैं, ठीक, नारायणपुर जिला। और नारायणपुर जिला में भी कहाँ, तो छोटे डोंगर करके एक जगह है। आप जब इतिहास पढ़ते हैं, बस्तर का इतिहास, तब आपको छोटे डोंगर बड़े डोंगर ये दो जगहों का नाम मिलता है।
तो जो छोटे डोंगर है ये नारायणपुर जिले में है, और जो बड़े डोंगर है वो कोंडागांव जिले में है, ठीक है ना। और छोटे डोंगर बड़े डोंगर इन दोनों ही स्थलों में बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी माता का मंदिर भी स्थापित है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। तो हेमचंद मांझी छोटे डोंगर जो कि वर्तमान समय में शायद तहसील वहसील बन चुका है छोटे डोंगर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और ये अबुझमाड़ के प्रवेश द्वार में स्थित है, अबुझमाड़ का जो जंगल है वहां के प्रवेश द्वार में स्थित है, ठीक। तो ध्यान रखना है हेमचंद मांझी वैद्यराज। आप जो है नोट करते जा सकते हैं काफी सारी चीजों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव के पहले चरण का मतदान कब हुआ। प्रश्न है ये, बिल्कुल करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी अभी पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत राज, पंचायत राज से क्वेश्चन बहुत बनता है, खास करके जो टारगेट कर रहे हैं एडीईओ को, उनके लिए तो भाई पंचायती राज के बिना एडीओ निकालना मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें 30 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं। बाकी अगर सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी पंचायती राज का वेटेज उसमें रहेगा, ठीक। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव के पहले चरण का मतदान कब हुआ। तो देखिएगा हमारे यहाँ जो 11 फरवरी है ये नगरीय निकाय के चुनाव हुए ना, 11 फरवरी को नगरीय निकाय के चुनाव हुए। और पंचायत राज के लिए जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था 17 फरवरी। 11 फरवरी मत लगाना, 11 फरवरी को जो चुनाव हुआ था वो नगरीय निकाय के लिए हुआ था, ठीक, नगरीय निकाय के लिए हुआ था 11 फरवरी को। और 17 फरवरी को हुआ पंचायत राज, त्रिस्तरीय पंचायत राज के लिए। त्रिस्तरीय का क्या मतलब है भाई, जिला पंचायत के लिए भी हुआ, जो जिला पंचायत के सदस्य हैं ना उनके लिए हुआ, उसके बाद जनपद पंचायत सदस्य के लिए हुआ, उसके बाद किसके लिए हुआ, पंचायत के जो सरपंच हैं और वार्ड के जो पंच है उनके लिए भी चुनाव हुआ, ठीक। तो इसको बोला जाता है त्रिस्तरीय पंचायत राज। तो 17 फरवरी को इसके पहले चरण का चुनाव हुआ, और द्वितीय चरण का चुनाव कब हुआ, तो 20 फरवरी को, ठीक। ये सारा चीज आपको जो है ध्यान रखना होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पंचायती राज मतलब जो अभी जो इलेक्शन हुआ है ना, नगरीय निकाय वाला चुनाव, पंचायती राज चुनाव, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी के एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो ये सब मैं आपको करवाऊंगा, आएगा क्वेश्चन, और बाकी आप लोगों को जो है इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, ठीक। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई, मतलब किस प्रकार हुई, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग 2000, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन आयोग 2000। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2000, ठीक। तो इसके तहत जो है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। तो देखिएगा जो अधिनियम है वो लागू होने के पहले विधेयक होता है, ठीक। तो विधेयक का क्या नाम होगा, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, ठीक। तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, जिसे 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, ठीक, जो कि 31 जुलाई सन 2000 को लोकसभा से पारित हो गया मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक। इसे फिर आगे 3 अगस्त सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, जहां से ये 9 अगस्त सन 2000 को पारित हुआ। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक को तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे KR नारायणन, उनके पास भेजा गया, और उन्होंने 25 अगस्त सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000 पर हस्ताक्षर किया। और इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात यह विधेयक, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, ये बन गया मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2000, और इसी के तहत जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, ठीक। ध्यान रखेंगे जब भी कोई कानून बनता है, जब तक उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक वो बिल होता है, अर्थात तो विधेयक होता है, और पारित होने के बाद वो क्या बन जाता है, अधिनियम, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे एक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के कौन से राज्य क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ से बड़े हैं। बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन इन बेसिक से क्वेश्चंस को भी हम
डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है आंसर देने की कोशिश करिएगा जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक। और लास्ट में बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो आपको बताना है कि भाई छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के आधार पर अच्छा भारत के कौन से राज्य क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ से बड़े हैं। तो कौन से राज्य छत्तीसगढ़ से बड़े हैं भाई, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन से राज्य छत्तीसगढ़ से बड़े हैं। तो अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो छत्तीसगढ़ से छोटा है तमिलनाडु, तेलंगाना भी छोटा है, बिहार भी छोटा है, आंध्र प्रदेश ही बड़ा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, स 3। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना होगा इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए, जिससे आपका भारत का भूगोल भी अच्छे से हो जाएगा। आपको जो है भारत के जो बड़े राज्य हैं या क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का क्रम याद रहना जरूरी है। अगर हम बात करें भारत में सबसे बड़े राज्य की, तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक। सेकंड नंबर में है मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर में है महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर में है उत्तर प्रदेश, फिफ्थ नंबर में है गुजरात, उसके बाद छठे नंबर में है, सिक्स्थ नंबर में है कर्नाटक, सेवेंथ नंबर में है आंध्र प्रदेश, ठीक। तो आंध्र प्रदेश का क्रम क्या है, 7वां। उसके बाद 8th नंबर में है ओडिशा और 9th नंबर में है हमारा छत्तीसगढ़। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है, तो 9वां है। ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन जो है बनता है, ठीक। ये तो बेसिक चीजें आप लोगों को पता होगा कि भाई छत्तीसगढ़ 9वां बड़ा राज्य है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। अब यहाँ कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं, कितने पड़ोसी राज्य हैं भाई छत्तीसगढ़ के, 7 पड़ोसी राज्य हैं ना जो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा, फिर झारखंड, ठीक। तो इस तरह से कितने 7 राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब यहां आप लोगों को बताना है कि छत्तीसगढ़ के कौन से पड़ोसी राज्य क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ से बड़े हैं और क्षेत्रफल के आधार से कौन से छोटे हैं, ठीक। तो यहां ध्यान रखना, इसी क्रम में आप लोगों को याद रखना है मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा है, ठीक। सेकंड नंबर में महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है थर्ड नंबर में, आंध्र प्रदेश है चौथे नंबर में, उड़ीसा है 5वें नंबर में। तो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में ये 5 राज्य क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ से बड़े हैं और इनका क्रम भी आप लोगों को याद रखना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक। अब छोटे राज्यों की अगर हम बात करें तो तेलंगाना है और उसके बाद झारखंड है, ठीक है ना। तो 2 राज्य जो है छत्तीसगढ़ से छोटे हैं क्षेत्रफल के आधार पर और 5 राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर बड़े हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछा जाए ये कहा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय क्या सत्य है। क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय क्या सत्य है ये आपको बताना है। पहला जो कथन दिया हुआ है, मतलब पहला पॉइंट है उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। अब ये बोल रहा है राज्य गठन के समय, राज्य गठन कब हुआ था भाई, तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। तो उस स्थिति की बात कर रहा है। तो उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं थे। या मैं सीधे कहूं तो इस समय 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में भारत में कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं था, क्योंकि हमारे भारत में उप प्रधानमंत्री का पद आवश्यक या अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना, अनिवार्य नहीं है, वो आवश्यकता अनुसार जो है उसको सृजित किया जाता है, ठीक। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो 2002 से 2004 के बीच में, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, भाई ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत होगा, ठीक है। क्यों, देखो एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो ये सन 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और इनसे पहले 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में के आर नारायणन ये भारत के राष्ट्रपति रहे। के आर नारायणन जो कि 1997 से सन 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला दिया है गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये वाला जो कथन है अगला, ये बिल्कुल सही है क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जो है उस समय
भारत के गृह मंत्री थे। और अभी हमने जिस मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक की बात की, तो लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत करने का जो श्रेय है ये लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही जाता है। ठीक, इसके अलावा कुछ और बातें ध्यान रखना कि भाई इस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इस समय प्रधानमंत्री थे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे भाई, तो दिग्विजय सिंह। ठीक, दिग्विजय सिंह जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उस समय। तो ये तमाम बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी, जिसको पूछा भी गया है। लोकसभा की बात करें तो 13वीं लोकसभा उस समय चल रही थी। ठीक, तो ये तमाम चीजें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, तो भाई छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ स्थित है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, दिया है उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी देशांतर, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर। तो क्या होगा इसका आंसर, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, अर्थात उत्तर होगा स। देखो हमारा पृथ्वी इस तरह से गोल है ना, अब पृथ्वी को जो है दो भाग में बांट देंगे ऐसे, बीच में एक लाइन खींच दिया गया जो क्या कहलाएगा, भूमध्य रेखा। हालांकि यह रेखा जो है पृथ्वी पर वास्तविक नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक, तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ठीक है, वहीं पृथ्वी को इस तरह से बांटा गया, पृथ्वी को ऐसे भी बांटा गया है। ठीक, तो इस तरफ वाले को बोला जाता है पूर्वी देशांतर, इस तरफ वाले को बोला जाएगा पश्चिमी देशांतर। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है या भारत है वो पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि छत्तीसगढ़ का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार कितना है। मैं आने वाले किसी वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महाकोशल नाम का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ से प्राप्त होता है। महाकोशल, छत्तीसगढ़ का एक नाम मिलता है ना महाकोशल, तो इसका उल्लेख हमें किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो भाई आप आंसर बताने की कोशिश करिएगा। रामायण में की बात करें तो रामायण में छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया है, दक्षिण कोशल कहा गया है। ठीक, रघुवंशम में कोशल कहा गया है, महाभारत में इसको चेदी महाजनपद के अंतर रखा गया है ना। ठीक, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। असल में देखा जाए तो महाकोशल नाम जो है कोशल क्षेत्र की महत्ता बढ़ाने के लिए या यहाँ के लोगों को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा इस क्षेत्र को, जो कोशल नाम हुआ करता था, उसके नाम के आगे लगा दिया गया महा, जिससे ये बन गया महाकोशल। ठीक, जैसे ये अंग्रेज जो है किसी भी नाम के आगे ग्रेट लगा देंगे और उसको जो है ग्रेटेस्ट कहेंगे। जैसे कि महाकोशल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट कोशल, यही होगा ना। ठीक, आप लोग बताइएगा, मेरी अंग्रेजी थोड़ी वीक है। ठीक, तो महाकोशल नाम का उल्लेख हमें किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता है, ध्यान रखेंगे। ये आधुनिक काल की देन है। अगला क्वेश्चन है, किसने छत्तीसगढ़ को किया सलो नाम से उल्लेखित किया। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, किया सलो नाम से किसने उल्लेखित किया है छत्तीसगढ़ को। तो देखो हमारे भारत में काफी सारे विदेशी यात्री आए, फाहियान आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पर फाहियान चीन से आया भारत की यात्रा पर। वेनसोंग आया हर्षवर्धन के काल में, ये भी चीन से आया हुआ था। इतसिंग ये भी चीन से आया हुआ था। मेगस्थनीज की बात करें तो भाई ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काफी पहले, आज से लगभग 2200 साल पहले मेगस्थनीज भारत की यात्रा पर आया हुआ था यूनान से। ठीक, तो इन्होंने भारत के बारे में काफी कुछ लिखा, लेकिन इनकी भाषा, बोली, उच्चारण ये अलग थी। ठीक है, जिस कारण से ये जो है भारतीय भाषा को अच्छे से नहीं बोल पाते थे। अभी भी होता है ना, जैसे अगर कोई साउथ का व्यक्ति है, साउथ का बंदा है, अगर वो हिंदी बोले तो उतने अच्छे तरीके से वो नहीं बोलता है। वहीं अगर हम अगर साउथ में चले जाएं तो हम उधर के लैंग्वेजेस को अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। ठीक, कई सारे लोग अंग्रेजी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, जिनको अच्छे से नहीं आता है। ठीक, तो ये सिर्फ क्या है, भाषा है, कोई मतलब ये कमी इसको हम नहीं मानेंगे। ठीक, तो भाषा है और उच्चारण करने की अलग अलग, जैसा मतलब भाषा होगा उच्चारण भी कुछ उसी तरह से होगा। तो जो विदेशी थे यहाँ के शब्दों को अच्छे से उच्चारित नहीं कर पाते थे, और ऐसे ही इनमें से किसी ने छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ जो कि उस समय
कोसल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था भाई? कोसल के नाम से जाना जाता था छत्तीसगढ़। तो क्या हो गया? कोसल को इसने क्या लिखा? किया सलो। किसने था भाई? वेनसोंग। ध्यान रखेंगे, वेनसोंग जो है कोसल नहीं बोल पाया और उसने इस क्षेत्र के लिए क्या नाम लिखा है? कियासलो। ठीक, कियासलो, ध्यान रखेंगे। इसकी जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है सी यू की। सी यू की इसके यात्रा वृत्तांत का नाम। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। फाहियान के यात्रा वृत्तांत का नाम अगर हम बोले तो फोक्यूओकी। फोक्यूओकी। ठीक, मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और बताऊं, एक विदेशी हुआ जो भारत तो नहीं आया था, उसका नाम था टॉलेमी। ध्यान रखना, ध्यान में आ गया तो ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। टॉलेमी, इसने छत्तीसगढ़ को कहा है अधिष्ठी। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी कहा। ठीक है, तो ये सातवाहन काल से संबंधित है टॉलेमी। तो इसने भारत के बारे में काफी कुछ लिखा है और इसने छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मध्यकालीन लेखक ने इस क्षेत्र को अपनी रचना में रतनपुर के रूप में उल्लेखित किया है? मध्यकालीन लेखक की बात कर रहा है। अबुल फजल, अल बरूनी, फरिश्ता, मलिक मोहम्मद जायसी, ये सब मध्यकालीन लेखक थे ना। ठीक, अबुल फजल जिसने अकबरनामा लिखा। अल बरूनी की बात करें तो इसने भी लिखा, इसकी रचना का क्या नाम? अल बरूनी का किताबुल हिंद। बताइएगा आप लोग, शायद मैं अगर कंफ्यूज हूं तो। फरिश्ता, उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी, इसकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है भाई? तो पद्मावत, जिसमें महारानी पद्मावती, उसके बाद मेवाड़ के जो राजा रावल रतन सिंह हैं उनके बारे में मिलता है ना जानकारी, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया पद्मावती को पाने के लिए। तो ये सब कुछ इन्होंने जो है पद्मावत में लिखा है। और इसी पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने भारत के भौगोलिक विवरण भी प्रस्तुत किया है। भारत का भौगोलिक विवरण उसमें दिया है और इसमें इसने इस क्षेत्र को रतनपुर लिखा है। ठीक, ध्यान रखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में छत्तीसगढ़ को रतनपुर के रूप में उल्लेखित किया है। पद्मावत जो कि हिंदी में लिखी गई है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अबुल फजल के संबंध में ध्यान रखना कि अबुल फजल जो कि अकबर का दरबारी था, एक खास चीज मुझे याद आ रहा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अबुल फजल ने अपनी रचना में अमेरिका के खोज के बारे में लिखा है। ठीक है, देखो 1492 में जो कोलंबस है वो स्पेन से निकला था, अटलांटिक महासागर को पार करके पहुंच जाता है वो एक नई दुनिया में। उसको लगता है मैं भारत पहुंचा। उसकी मंशा ये थी कि पृथ्वी गोल है तो मैं ऐसे सीधे निकल जाता हूं, भारत के दूसरी छोर में मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा उसका प्लान था। ठीक है, तो इस तरह से जो अमेरिका की खोज हुई 1492 में, तो इसका उल्लेख अबुल फजल ने किया है। ठीक, तो ऐसी चीजें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में स्थित है? इनमें से कौन सा मंदिर दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में स्थित है? तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी बताइएगा। ठीक, चलिए, चंद्रादित्य मंदिर आप सभी को पता होगा बारसूर में ही है। मामा भांजा मंदिर ये भी बारसूर में आप सभी को पता होगा। ठीक, बत्तीसा मंदिर भी बारसूर में है, पता होगा आपको। और आप लोग आंसर क्या करने वाले हैं? 1 2 4, जो कि गलत होगा। इसका आंसर है जो सूर्य मंदिर है ये भी बारसूर में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो यहां ध्यान रखेंगे, ये सभी मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, मामा भांजा मंदिर, सूर्य मंदिर, बत्तीसा मंदिर, सभी जो है कहां देखने को मिलते हैं? बारसूर में। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। जो चंद्रादित्य मंदिर है, मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, इनकी स्थिति ठीक है तो लोग जो है इनको देखने जाते हैं। इसके अलावा जो गणेश जी की प्रतिमा है वो भी वहां पर है। ठीक, तो इनके बारे में लोग जानते हैं। लेकिन जो सूर्य मंदिर है जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वो केवल पुरातत्व की किताबों में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सभी जो है वहां मौजूद है। गणेश प्रतिमा इसमें जोड़ देंगे। अगला है, अरना और अरनी का संबंध किस प्रजाति से है? तो भाई अरना और अरनी तो मैंने इसके बारे में बताया हुआ है पहले भी। तो ध्यान रखेंगे, अरना और अरनी जो है, अरना बोला जाता है
नर वन भैंसा को। ठीक, तो नर वन भैंसा को बोला जाता है अरना और मादा वन भैंसा को बोला जाता है अरनी। ठीक, तो जो नर होगा, मेल होगा, क्या कहलाएगा? अरना। फीमेल होगी अरनी। ठीक, ध्यान रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन जो है बनते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा को किस स्थान के बुनकरों द्वारा तैयार किया जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनके समय में जो है राजकीय गमछा लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग डेट वगैरह आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है 14 अक्टूबर 2021 को इसका लोकार्पण किया। ठीक, 14 अक्टूबर 2021 को राजकीय गमछा का लोकार्पण किया गया। अब इस राजकीय गमछे की कुछ खासियत हम लोग देख लेते हैं। तो भाई इसमें जो है वन भैंसा और वन भैंसी का चित्र भी है, जो अभी हाँ, वन भैंसा का भी इसमें जो है हमको चित्र देखने को मिलता है। वन भैंसा को भी जो है यहाँ पर उकेरा गया है इस राजकीय गमछा में। ठीक, इसके अलावा इसमें ध्यान रखना कि पहाड़ी मैना इसमें देखने को मिलता है। पहाड़ी मैना, वन भैंसा, छत्तीसगढ़ का जो गोदना है, ठीक, वो यहाँ देखने को मिलता है। बस्तर का जो गौर नृत्य है, गौर मुकुट, वो देखने को मिलता है। मांदर नृत्य देखने को मिलता है, गौर नृत्य नहीं, गौर मुकुट। ठीक, मांदर नृत्य देखने को मिलता है। इसके बाद धान की बालियां, हल जोतता हुआ किसान, ठीक, सरगुजा की भित्ति चित्रकारी, ये तमाम चीजें जो है इसमें उकेरी गई है इस गमछे में, राजकीय गमछे में। ठीक, तो ये टसर सिल्क से बनता है। और हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सिवनी, जो कि जांजगीर चांपा के चांपा में है, सिवनी करके एक जगह, वहां के बुनकरों द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ठीक, तो जांजगीर चांपा के चांपा में स्थित सिवनी नामक स्थान पर वहां के बुनकरों द्वारा इसे तैयार किया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज का ये जो क्वेश्चंस है समाप्त होता है। 13 क्वेश्चन। मुझे पूरी आशा है कि यह श्रृंखला आपको पसंद आएगी, और पहले तो काफ़ी सारे लोगों को अच्छी लगी थी और काफ़ी सारे लोग इससे लाभान्वित हुए थे, और कुछ लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है CGPSC में और दूसरे पोस्ट में, उन्होंने इस सीरीज की काफ़ी तारीफ की है। तो इसीलिए मैंने जो है इस श्रृंखला को फिर से शुरू किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग जो इस श्रृंखला को रोज़ देखिएगा, पहले की तरह ये रोज़ सुबह 7 बजे अपलोड हो जाएगा, और आप जो है सुबह उठते ही जो है इस वीडियो को देखेंगे, आपके सामने 10-12 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, चलिए, और कुछ अगर नया इसमें हम कर सकेंगे तो आप लोग मुझे बताइएगा, आपके सुझाव कि क्या इसमें हम नया कर सकते हैं। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ भी मतलब पॉइंट गलत बताया है, कोई भी तथ्य मैंने गलत बताया है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि भाई आपको जो है वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक, तो फिलहाल इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।